Assalamu alaikum. So we are going to start lecture on organic phosphate poisoning. ठीक है, ये काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है, सो बकल अप। सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट देंगे, ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है, क्या चीज़ है। ऑर्गेनो फॉस्फेट जो है ना, वो जनरली पेस्टिसाइड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग जब भी आपके माइंड में आया तो जनरली आप ये समझ लें कि भाई पेस्टिसाइडल पॉइजनिंग है। पेस्टिसाइड्स कौन से, जो आप फार्मर्स जो आमतौर पर स्प्रे नहीं कर रहे होते फार्म्स के अंदर, ताकि जो फसल है उसे पेस्टिसाइड से बचाया जा सके, दोज पेस्टिसाइड्स। ठीक है, फिर इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कुछ माइल्डर होते हैं। ठीक है, वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, वो इंसेक्ट्स मारने के लिए घरों के अंदर कॉकरोचेज और इस तरह के जो पाउडर्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट के रिलेटेड एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, आगे चल के इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा याद रखिएगा, इसका जो जनरल मैकेनिज्म है ना ऑफ एक्शन, वो है जी इनएक्टिवेट करेंगे क्या, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज क्या है, जो प्री साइनेप्टिक लेफ्ट होती है जी, उससे क्या निकलते हैं, उससे निकलता है आपके पास एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन आएगा जो कि आपके पास पोस्ट साइनेप्सिस को एक्चुअली एक्टिवेट कर रहा होता है, या फिर पोस्ट साइनेप्टिक पल्स या नर्व इम्पल्स भेज रहा होता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे जो ये रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो होगा क्या कि ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करता रहेगा। तो होता क्या कि वहाँ पे एंजाइम मौजूद होता है, जैसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ठीक है, ये क्या करता है, इसे क्लीव कर देता है दो में। ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है। इन अ सिंपलर टर्म्स कि एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का काम ये है कि ये नर्व इम्पल्स की कंटिन्यूएशन को रोकता है। अगर ये नर्व इम्पल्स जा रही है कंटिन्यूसली, तो इसको ब्रेक करना किसका काम है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का काम है। ठीक है, ये साइनेप्सिस मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। सेट है, अब चलते हैं आगे। इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जाके इस एंजाइम को कर देते हैं इनएक्टिवेट। जब इसको इनएक्टिवेट करेंगे तो होता क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज है, जब वो काम नहीं करेगा तो एसिटाइल कोलिन जो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है वो कंटिन्यूसली यहाँ रिलीज़ होता रहेगा और यहाँ पे बिल्डअप होता रहेगा। ठीक है, इसको खाली कराना किसका काम था, एंजाइम का काम था। एंजाइम जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट ने बंद कर दिया। अब इसका लेवल राइज होता जाएगा और कंटिन्यूसली जो है ना वो इसकी स्टिमुलेशन होती रहेगी। ठीक है, तो जितनी भी पॉइजनिंग के सिम्टम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो इस चीज़ से आ रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक गार्लिक की स्मेल होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर। जो भी पेशेंट आएगा आप उसमें स्मेल करेंगे तो आपको बाकायदा तौर पे गार्लिक की स्मेल फील हो रही होती है। ठीक है, और एज यू ऑल नो कि एसिटाइल कोलिन जो है वो निकोटेनिक एंड मस्कुरेनिक दोनों रिसेप्टर्स पे काम कर रहा होता है। तो ये इसीलिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो होती है वो दोनों सिम्टम्स के साथ आ सकती है, निकोटेनिक सिम्टम्स या मस्कुरेनिक। तो बताता हूँ आपको आगे चल के ये है क्या। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड कि जो आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, वो कैसे प्रेजेंट करेगा। कोई फार्मर होगा, ठीक है जी, फार्मर गर्ल हो गई, मैरिज की वजह से कोई घर वालों के साथ कोलिजन हुआ किसी बात पे और उसने जो है ना जहर की बोतल या सादा ज़ुबान में फर्टिलाइज़र की बोतल या पेस्टिसाइड्स की बोतल उठा कर पी ली। ठीक है, इस तरह के जनरली केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर फार्मर ही होगा, लेकिन वो इस वजह से नहीं आ रहा होगा कि जो है वो डेलिबरेट पॉइजनिंग की है उसने, बल्कि इससे इस तरीके से आ रहा होगा कि वो जो है स्प्रे कर रहा था, ठीक है, फसल के अंदर, और उसे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो अच्छा, अब ज़रा चलते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या है जी, जो एसिटाइल कोलिन होता है वो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स पे भी काम कर रहा होता है, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी काम कर रहा होता है। अब ये जो जितने भी सिम्टम्स वगैरह जनरेट हो रहे होते हैं ना, तो वो जो है मस्कुरानिक रिसेप्टर पे भी होंगे और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी होंगे, तो यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग दोनों को अफेक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 टाइप के सिंड्रोम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग 3 के साथ प्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, विद इन 1 आवर आप जो भी कोलिजन था घर वालों के साथ, जिसने भी फीमेल का या मेल का, उसने जो है वो जो है स्प्रे वाली बोतल उठा के पी ली। अब जब उसने पी तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपके पास प्रेजेंट करेंगे, या 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी सिम्टम्स वगैरह आ रहे होते हैं वो होते हैं आपके पास एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम। ठीक है, और अगर जो है वो साल के तौर पे जो है फार्मर था और वो स्प्रे कर रहा था, और इसमें जो सिंड्रोम्स या प्रॉब्लम्स जितनी भी जनरेट होंगी आएंगी, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि उसने उठा कर खुद डेलिबरेटली पी होगी, स्किन के थ्रू पॉइजनिंग हुई भी होगी, ऐसी कोई पॉइजनिंग होगी तो आपके पास आएगी इंटरमीडिएट सिंड्रोम के अंदर। यह आपके पास नॉर्मली जो होता है 1 से 4 दिन के बाद आता है, और डिलेड वाला जो होता है ना पॉलीन्यूरोपैथी, वो आती है 2 से 4 हफ्तों के बाद। ठीक है, अगर तो 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी प्रॉब्लम आया तो क्या होगा,
एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम, ठीक है। और अगर 1 से 4 दिन के बाद जो है वो आपके पास स्टार्ट हुई, या 1 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं, तो हो गया इंटरमीडिएट सिंड्रोम। और अगर आपके पास 2 से 4 हफ्ते के बाद हुआ तो हो गया डिलेड न्यूरोपैथी। अच्छा, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल याद रखिएगा, तीनों सिंड्रोम्स के अंदर, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के तीनों सिंड्रोम के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट प्रिंसिपल तकरीबन सबका सेम है। सही है। कर क्या रहा था जी, सबसे पहले डिकंटामिनेशन करेंगे, क्योंकि स्किन के जरिए अब्जॉर्ब हो सकता है। तो जब भी पेशेंट आपके पास आएगा उसके क्लॉथ्स वगैरह रिमूव कर देंगे आप, ठीक है जी, और उसको साफ करके पानी से धोएंगे। और रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपके पास हेल्थ केयर वर्कर होगा उसको रबर ग्लव्स होना लाजमी है, ठीक है। ग्लव्स नहीं है तो आप पेशेंट को हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि ये कंटामिनेटेड होता है, स्किन के जरिए फैलता है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, अगर जितनी भी स्किन जो है स्किन का प्रॉब्लम होगा स्किन का देंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को रेस्पिरेटरी सपोर्ट करेंगे, तो मतलब जो भी होगा रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी एसिटाइलकोलिन है अब वो क्लीव नहीं हो रहा, वो कंटिन्यूसली जो है ना वो भेजे जा रहा है इम्पल्स को आगे जो है ना नर्व इम्पल्स भेजे जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवर एक्टिविटी हो जाती है। अब इस एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे थ्रू एट्रोपिन, ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिक प्रॉब्लम क्या है जी, वो एंजाइम जो था आपके पास वो काम नहीं कर रहा था। अब एक एंजाइम को रिवर्सिबल कैसे करेंगे, इसको करेंगे जो है ना ऑक्साइम्स देते हैं नॉर्मली। ऑक्साइम्स मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है पैरालिडोक्साइम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो कैसे रिवर्स करेंगे आप, एट्रोपिन देके, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एट्रोपिन आएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, के जितने भी आपके पास सिम्टम्स जनरेट होंगे वो एट्रोपिन से रिवर्स होंगे। और जो एंजाइम की वायबिलिटी है वो दोबारा वापस कैसे आएगी, वो आएगी ऑक्साइम के थ्रू या पैरालिडोक्साइम के थ्रू, ठीक है। और जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आ रही होंगी आप उसको ट्रीट कर रहे होगे। अब चलते हैं ज़रा एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम के ऊपर। अब एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम क्या है, देखें जी, स्टार्ट कैसे होगा, पेशेंट 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आएगा, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ये सिंड्रोम स्टार्ट हो जाएगा। कितने दिन तक चल सकता है, ये 3 दिन तक चल सकता है, ठीक है। 72 आवर्स यानी 3 डेज। अच्छा, अगर 3 दिन से ऊपर होगा तो कौन सा चला जाएगा, फिर इंटरमीडिएट चला जाएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ था कि आपके पास जो है 4 डेज से बाद स्टार्ट हो, फोर्थ डे पे स्टार्ट होगा। तो इंटरमीडिएट कब आएगा, जब आपके पास जो है वो पेशेंट 3 दिन के बाद आएगा, या 3 दिन के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इंटरमीडिएट होगा। अच्छा, स्टार्टिंग के 3 दिन के अंदर एक्यूट कोलिनर्जी के सिंड्रोम्स चल रहे होते हैं, और इसमें जो टिपिकल फीचर्स होते हैं ना वो होते हैं जो मसल फेसिकुलेशंस एंड मियोसिस, ये याद रखना। सही है जी। प्यूपल कॉन्ट्रैक्शन, सही है, प्यूपल कॉन्ट्रैक्टेड होगा, और गार्लिक की स्मेल मिलेगी। स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा गार्लिक की स्मेल आपको एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर मिलती है। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड इज दैट, क्योंकि आपके पास पेशेंट 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट करेगा, 1 आवर के अंदर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब वो 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट करेगा तो आप क्या करोगे, आप उसको एक्टिवेटेड चारकोल भी दोगे, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल भी आप देते हो, क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो 1 घंटे के अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं या एक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम जो होता है वो तभी हो रहा होता है जब पेशेंट ने खुद डेलिबरेटरी जो है ना उठा के पी लिया हो। तो ज़्यादातर गैस्ट्रिक जो है ना वो मतलब स्किन के जरिए नहीं, वो यूजुअली जो होता है वो आपके पास स्टमक के जरिए फैल रहा होता है, इसलिए जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन रोकनी होती है। चलिए आगे चल रहे हैं। अच्छा, अभी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो रिस्पिरेटरी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्रोंकोकोरिया करेगा, ठीक है। अब ये ब्रोंकोकोरिया और ब्रोंकोस्ट्रिक्शन का, अब इसमें जो है ना आप सिंपल ये समझ लें। अब फर्स्ट क्या करेगा, लेरिंजोस्पैज्म कराएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये स्पैज्म करेगा, और दूसरी चीज़ क्या करेगा, दूसरी चीज़ ये करेगा आपके पास सिक्रीशंस बढ़ा देगा, ठीक है। सिक्रीशंस भी बढ़ गई और स्पैज्म भी हो गया। पहले जो ल्यूमेन जा रहा था वो पहले ही स्क्वीज कर गया स्पैज्म की वजह से, और उसके अलावा सिक्रीशंस भी बढ़ गई। जब सिक्रीशंस बढ़ गई ये चल गया तो टोटल पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, चॉक कर जाएगा, ठीक है। सीबीएस के अंदर जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, कोलिनर्जिक मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होंगे, वो हाइपोटेंशन कराएंगे और ब्रेडिकार्डिया कराएंगे, यानी कि ये सब कुछ डिक्रीज कर रहे होंगे। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, हाइपरटेंशन कराएंगे, वो सब कुछ बढ़ा रहे होंगे। इसका एक प्रिंसिपल होता है टाइम मैनेजमेंट का, आगे बताता हूँ क्या, ठीक है। मतलब टाइम लैप्स इसका मैं बताऊंगा कि टाइमलाइन इसकी क्या होती है सिम्टम्स की, क्योंकि ये टोटली ऑपोजिट सिम्टम्स हैं, तो ये सारे एक साथ नहीं आते, थोड़े थोड़े टाइम बाद आते हैं। स्किन की तरफ चले जाएं तो जो मस्कुरेनिक होगा, ठीक है, रिसेप्टर्स वो क्या करेंगे, हॉट ड्राई फ्लशी स्किन करा देंगे, लेकिन जो निकोटिनिक होंगे वो स्वेटिंग कराएंगे। सीएनएस में चले जाएं तो कन्फ्यूजन, सीजर्स और इवन कोमा, ठीक है, कोमा मेंशन है यहाँ पे, कोमा भी। मसल्स के अंदर फैसिकुलेशंस और पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। एब्डोमेन की तरफ चले जाएं तो जो मस्कुरेनिक है वो एलरेटिक इलियस कराएंगे, पैल्पेबल ब्लैडर कराएंगे। पैल्पेबल ब्लैडर क्यों जी, बुनियादी तौर पे होता है कि यूरिनरी रिटेंशन करवा देते हैं, सही है।
सो यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है और डायरिया भी साथ में हो सकता है। अब डायरिया जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स कराते हैं, वॉमिटिंग करवा सकते हैं, सही है। आई की तरफ चले जाएं तो डिप्लोपिया हो सकता है और माइड्रियासिस, ये नॉट माई एड्रेस, इट इज़ माइड्रियासिस, डायलेशन भी हो सकती है, ठीक है। पहले हमने क्या बात की थी कि वो कंस्ट्रक्शन करा रहा है, लेकिन यहाँ पे डायलेशन भी हो सकती है, सही है। और निकोटेनिक होगा तो लैक्रिमेशन करवाएगा और मायोसिस कराएगा, लेकिन जो नॉर्मली क्लिनिकली आपको मिलता है वो मिलता है मायोसिस, ठीक है, मायोडायसिस कम मिलता है। लेकिन अगर उसका मस्कुलिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट किया तो वो आपके पास क्या करेगा। तो अलगर्ज अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना ये पूरी कहानी को, तो सिंपल कहानी ये है कि भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मस्कुलिनिक और निकोटेनिक मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इस वालों को एक्टिवेट किया उसने तो सिम्टम्स डिफरेंट आएंगे, अगर इसको एक्टिवेट किया तो सिम्टम डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना सिम्टम्स बड़े वेरी कर सकते हैं, और ये चीज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप डायग्नोसिस की तरफ जाते हो या ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि उसका टाइमलाइन है ना सीवीएस के अंदर सिम्टम्स की, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले जो है ना ब्रीफ थोड़े से अरसे के लिए जब भी ऑर्गेनोफॉस्फेटाइजिंग होगी तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जिसके इफेक्ट्स होंगे वो स्टार्टिंग में जो है ना क्या होगा जी, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा जी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए हुआ, फिर प्रोलॉन्ग के पीरियड के लिए ये सब कुछ कम हो जाएगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक टोन ओवर एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि सिस्टम जो है ना हार्ट का ऊपर नीचे हो गया है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा जी, टॉर्सा डी पॉइंटिस। अभी टॉर्सा डी पॉइंटिस क्या है, क्लिनिकली एक बिल्कुल ना वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो है ना उसमें ईसीजी का पैटर्न देखेंगे, बड़ा करेक्टरिस्टिकली होता है, ठीक है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे सीबीएस के मॉड्यूल के अंदर, जब हम डेलिबरेटरी सीवीएस के ऊपर लेक्चर्स की बात कर रहे होंगे तो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा ये क्या है। लेकिन फिलहाल वो याद रखेंगे, टॉर्डस डी पॉइंटिस करवा सकता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया करवा सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करवा सकता है, सही है। अब कहानी क्या है जी, सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ाया कुछ टाइम के लिए, मिसाल के तौर पे 1 या 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कर दिया। अब जो ड्रॉप किया है वो 3-3, 4-4 घंटे के लिए ड्रॉप करा, और इसके बाद क्या हुआ जी, अचानक से जो है ना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन स्टार्ट हो गई, अब जो है ना वो हार्ट काबू में ही आ रहा, ठीक है। तो ये टोटल जो टाइमलाइन होती है इसकी। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो जनरली क्या होगा जी, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, फुल बॉडी अकड़ी भी होगी, ठीक है। किस किस का हो सकता है, रिस्पिरेटरी मसल्स का हो सकता है, ऑक्यूलर मसल्स का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टॉर्सिडी पॉइंटिस हो सकता है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन समझ लें आप। पैनक्रेटाइटिस करवा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा हेपेटिक डिस्फंक्शन करवा सकता है और फीवर करवा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कॉम्प्लिकेशंस में करवा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए तो प्रिंसिपल की हमने पहले बात की कि टोटल प्रिंसिपल क्या है। अब हर सिंड्रोम के अंदर ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है ना थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। अब जो एक्यूट पॉइजनिंग है, ठीक है जी, एक्यूट सिम्टम 1 घंटे के अंदर अंदर वाला जो सीन है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको मैंने बताया कि कंटेमिनेशन क्लॉथ, अगर उसने जो है वो बोतल वगैरह भी पी है, ठीक है, तो भी जो है ना स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ गिरा हुआ होगा, कपड़े वगैरह होंगे, या फिर वो स्प्रे करके आ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ होगा उसके क्लॉथ्स वगैरह उसकी स्किन पे। तो सबसे पहले क्या करना है जी, आपने उसको डिकंटामिनेट करना है, उसके कपड़े शपड़े हाँ और जिसम धोना है सोपर वाटर के साथ, और जो भी धोएगा उसको ग्लव्स पहनना लाजमी है ताकि खुद को इफेक्ट ना करे। एयरवे जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्यों जी, आपको बताया कि सिक्रीशंस भी हो रही हैं और स्पाज्म भी हो रहा है साथ साथ, तो याद रखना कि एयरवे क्लियर होना चाहिए, ना हो तो वेंट देना है या फिर इंट्यूबेट करना है पेशेंट को। इसके अलावा उसके बाद चलते हैं जी, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, वो आपके पास खुद पी के डेलिबरेटरी पी के जो पेट के अंदर उनके पड़ा हुआ होता है, तो आप क्या करिए एक्टिवेटेड चारकोल दोगे, सही है, एक्टिवेटेड चारकोल दोगे 1 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट आए। देन अगर चलते हैं जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें जी एट्रोपिन दोगे। एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन जो भी इस वक्त रिसेप्टर या साइनेप्स एक्टिवेट है, ठीक है, इस साइनेप्स को जाके ब्लॉक करेगा। क्यों करेगा जी, क्योंकि आपके पास ये ब्लॉकर है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन का ब्लॉकर है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था, ब्रोंकोकोरिया हो रहा था, ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, हाइपोटेंशन हो रही थी, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। कैसे देना है, ठीक है जी, डोज इसका 0.6 से लेकर 2 mg IV देंगे, हर 10 से 25-25 मिनट बाद रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि सिक्रीशंस कंट्रोल ना हो जाए या स्किन बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, ठीक है, और साइनस टैकिकार्डिया रिस्टोर ना हो जाए, ठीक है, सही है। 10 से 25 मिनट तक, मतलब 10 से 25 मिनट के इंटरवल के साथ साथ पैरालिडोक्साइम देंगे। पैरालिडोक्साइम क्यों देंगे, ये जो एंजाइम था,
जो एंजाइम वहाँ पे काम करना बंद कर गया था, ठीक है, इस एंजाइम को जाके रीएक्टिवेट करेगा पैरालिडोक्साइन, ठीक है। सही है, तो इसको जो है ना कब देंगे, पैरालिडोक्साइन देंगे कब, ठीक है, कब देंगे, जब आपके पास पेशेंट का दिख रहा होगा भाई हिस्ट्री के अंदर जाना इसने ऑर्गेनोफॉस्फेट दिया हुआ है, ठीक है। सही है, मतलब जहाँ पे भी सिंपल सी बात है, जब भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का केस आएगा तो आप उसको दोगे पैरालिडोक्साइन, ताकि जो उसके एंजाइम्स है वो रिवर्स हो काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। और मसल वीकनेस वगैरह हो रही है या फिर कन्वर्जन्स हो रही हैं, दिस इज नॉट कन्वर्जन, इट इज़ कन्वर्जन्स, ठीक है जी, उसको एपिलेप्सी स्टार्ट हो गई है, कन्वर्जन स्टार्ट हो गई हैं, कोमा हो रहा है, पेशेंट कोमा में चला गया है, तो इसका डोज क्या होता है, इसको हम देते हैं 2 mg IV हर 4, ठीक है जी, 4 मिनट के लिए, ठीक है, 6 से मतलब इन सेंस के आप देंगे 2 से 4 मिनट के देंगे, ठीक है, कितने घंटे के गैप के साथ, आप इसको देंगे 6 घंटे के गैप के साथ, सही है। 2-2 मिनट के लिए आप इसकी इन्फ्यूजन्स चलाएंगे IV 2 मिलीग्राम की 6-6 घंटे के गैप के साथ, इंटरवल के साथ, जब तक वो सही ना हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं जी, इंटरमीडिएट सिंड्रोम। अब इंटरमीडिएट सिंड्रोम कब होता है, जब आपके पास 4th डे आ जाए, चौथा दिन आ जाए, 4th डे से ऊपर चला जाए, 72 आवर से ऊपर या सिम्टम्स स्टार्ट करेगा, सही है। कॉन्सेप्ट क्या है जी, सबसे पहले तो याद रखें ये हर किसी में नहीं होता है, सिर्फ 20% पेशेंट्स के अंदर होता है, और हो सकता है कि पेशेंट को पहले एक्यूट फेज़ आया हो, उसके बाद फॉलोइंग में इंटरमीडिएट फेज़ आ गया हो, फिर उसके बाद हो सकता है डिलेड भी आ जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है एक्यूट के बाद इंटरमीडिएट 20% पेशेंट के अंदर ही आ जाए, ये चीज़ आती है, ठीक है। और ये फ़ौरन जल्दी जल्दी डेवलप हो जाता है स्टार्टिंग के 4 दिनों के अंदर, और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते तक रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट इसकी स्टार्टिंग में 3 दिन के अंदर यूँ समझिए एकदम से सिम्टम्स डेवलप करेगा, फिर 4 दिन तक रहेगा, फिर ठीक बताना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग के 4 दिन में बढ़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली सिम्टम रहेंगे, उसके बाद रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वन थिंग विच इज़ particularly important फॉर एंजाइम्स इज़ कि इंटरमीडिएट सिंड्रोम के अंदर कभी भी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं आती, याद रखिएगा, नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। क्लिनिकल फीचर्स पे चलते हैं जी। क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो मसल वीकनेस आ रही होगी, आई की मसल की वीकनेस होगी, लिम्स की मसल की वीकनेस हो रही होगी, रिस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस हो रही होगी। अब जब रिस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, रिस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। अब इसमें जो है ना इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों वीक होंगे, ठीक है, दोनों की वीकनेस जब हो जाएगी तो फिर वो रिस्पिरेटरी फेलियर की तरफ चला जाता है पेशेंट। मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसको कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है जैसे कि एक्यूट वाले का था, इसमें बस ये कि आपने सपोर्टिव केयर करनी है या फिर मेंटेनेंस करनी है एयरवे की, क्योंकि रिस्पिरेटरी फेलियर का खतरा होता है स्टार्टिंग के 2 से 3 वीक्स के अंदर, ठीक है, 2 to 3 वीक्स के। आगे चलते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट जब डिलेड आ जाए, अब जो डिलेड वाला सीन है ना, इसमें अमूमन इसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट आती है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो 2 से 4 वीक का लेटेंसी पीरियड, इन अ सेंस के पेशेंट ने डे 1 पे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई, ठीक है, और उसके बाद ये 4th वीक पे स्टार्ट होगा, या फिर 2 वीक से 4 वीक के दरमियान कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये मतलब ये स्टार्टिंग में सिम्टम्स नहीं लाएगा, और इट कुड बी अलोन। अलोन कब होगा, जब क्रॉनिक पॉइजनिंग होगी, ठीक है, क्रॉनिक पॉइजनिंग होगी तो अलोन होगा। लेकिन अगर ओवरडोज होगा या फिर बहुत ज़्यादा डोज किसी ने लिया हुआ तो होगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के 1 आवर के अंदर जो है वो पेशेंट को एक्यूट सिम्टम्स आ रहे होंगे, फिर उसके बाद चौथे दिन के अंदर इंटरमीडिएट वाला सिंड्रोम भी होगा, फिर उसके बाद 4 वीक्स के बाद डिलेड वाला सिंड्रोम भी होगा, अगर तो फुल ओवरडोज की पॉइजनिंग हुई है, मतलब फुल हाई डोज लेके आया हुआ है। लेकिन अगर क्रॉनिक पेशेंट है जो कि थोड़ी मिसाल के तौर पे फार्मर है, वो रोज़ाना जब स्प्रे करने जाता है, जिसका काम ही स्प्रे करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में जाता रहता है, तो ये उसमें भी आ सकता है पॉलीन्यूरोपैथी वाला सिस्टम। एज आई एक्सप्लेन, फिर थोड़ा सा बता दूं कि अगर तो हाई हाई डोज पॉइजनिंग वाला सीन है तो फिर क्या होगा कि आपके पास स्टार्टिंग के 2 सिंड्रोम भी आए हुए होंगे, एक्यूट वाला भी होगा और इंटरमीडिएट सिंड्रोम भी होगा, और उसके साथ में डिलेड सिंड्रोम भी होगा। लेकिन अगर क्रॉनिक पॉइजनिंग वाला सीन है तो फिर आपके पास सिर्फ डिलेड सिंड्रोम आ रहा होगा, ठीक है। अब डिलेड सिंड्रोम के अंदर जो है ना वो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मिलती है आपको, सही है जी, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मिलती है, और एक्यूट एक्सपोजर या क्रॉनिक एक्सपोजर। अब एक्यूट क्या है जी, एक्यूट एक्सपोजर भी वो जिसका बहुत ज़्यादा हाई हाई डोज, वेरी हाई डोज, मतलब बोतलों की बोतलें पी के आया हुआ है और जिसम के अंदर उसके एब्जॉर्ब हो गई हैं, अब तो उसको निकलने में टाइम भी लगता है फिर, ठीक है, और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन के साथ, सही है। इट इज़ मिक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी। इंटरमीडिएट वाले में ना कभी भी सेंसरी नहीं आएगा, इसमें सेंसरी प्लस मोटर आएगा,
क्यों होगा? इसमें जो लॉन्ग माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? डिस्टल लम वीकनेस, ठीक है। इससे करेक्टरिस्टिक होता है कि जो डिस्टल लिम्स होंगी आपकी वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो मसल क्रैम्प्स होंगे, फॉलोइंग नंबनेस एंड पैरेस्थीसिया, स्पेसिफिकली काफ मसल, दिस इज नॉट गॉल्फ, दिस इज काफ मसल्स, ठीक है। काफ मसल्स, ये जो आपके लेग के मसल्स होते हैं, नॉट थाई के मसल्स, लेग के मसल्स। असेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है, सबसे पहले लोअर लिम्स इन्वॉल्व होंगी, उसके बाद जो अपर लिम्स में चला जाएगा। अब जो अगर अपर लिम्स में होगा तो वो व्रिस्ट ड्रॉप के साथ एसोसिएटेड होगा, और अगर लोअर लिम में होगा तो वो जो है वो फुट ड्रॉप भी करवाएगा, हाई स्टेपिंग गेट होगा, पैराप्लीजिया भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और अपर वाले में होगा तो रिस्ट ड्रॉप करवा रहा होगा। मैनेजमेंट में चले जाए तो वो जो डिलेड वाला है, डिलेड के अंदर कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये कि इसमें जो फिजियोथेरेपी है ना वो इसका मेन ट्रीटमेंट है। और इसमें जो है ना वो डिफॉर्मिटी को ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस उसको लिमिट कर सकते हैं कि ज़्यादा फैले ना। रिकवरी जो है ना हमेशा ऐसा होता है कि पूरी तरह रिकवरी कंप्लीट नहीं हो पाती, बस हाथ और पाँव जो है ना वही ठीक हो पाते हैं। फंक्शनल रिकवरी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपकी एज अच्छी है, अगर एज अच्छी है तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है, अगर आपकी ओल्ड एज है तो फिर आपकी रिकवरी के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं। डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं जी। तो डायग्नोसिस, अब जो डायग्नोसिस है ना इसका जनरल की बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि जिसके सिम्टम हैं वो बड़े ही वेग किस्म के हैं, हर किसी के साथ मिल रहे हैं आपको, वो भी मिल रहा है, मस्कुलिनिक भी मिल रहे हैं, निकोटिनिक भी मिल रहा है, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी सिक्रीशंस बढ़ रही हैं, कभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, कभी स्पाज्म हो रहा है। तो इसमें हमेशा याद रखना डायग्नोसिस के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट की हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनालिटिक आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आपने जिस्म से एस्पायरेट निकाला, मिसाल के तौर पे आपने गैस्ट्रिक लवाज किया, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल दिया या गैस्ट्रिक लवाज किया, तो आप क्या करोगे? आप उसको जो फ्लूइड होगा उसको एनालाइज करोगे, जब एनालाइज करोगे उसमें ओपी कंपाउंड निकल आएगा, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई, डन हो गया। अगर वो नहीं हो रही तो हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिर भी कोई भी लैब टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास मिल ही नहीं रहा, कोई भी लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? 1 ग्राम ऑफ एट्रोपिन दोगे। अगर तो सिम्टम्स इंप्रूव हो गए इट मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, अगर नहीं हुए तो आपका जो डायग्नोसिस है ना हो सकता है गलत हो, ठीक है। क्लिनिकल सिवियरिटी जो है ना वो बेस होती है सूडोकोलिन स्ट्रेस एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। अगर तो 20 to 50% एक्टिविटी है तो फिर माइल्ड आप जो कहोगे कि डिजीज़ थोड़ा सा यहाँ पॉइजनिंग माइल्ड है। 10 से 20% जो है ना सिर्फ इंजाइम काम कर रहे हैं तो फिर मॉडरेट है, और अगर 10 से भी नीचे चले जाए तो फिर वेरी सीवियर है। हालांकि देखा जाए तो जो इंजाइम एक्टिविटी है वो एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं करती केमिकल सिवियरिटी के साथ कि कितना पेशेंट ने पिया है, लेकिन फिर भी इट जनरल वेग सा कॉन्सेप्ट दे देती है कि कितनी सीवियर पॉइजनिंग है। अगर समराइज़ करना चाहते हैं तो भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है जी? ये पेस्टिसाइड्स के अंदर नॉर्मली मिलती है। जो आपके पास जो पेशेंट्स होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है वो मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम या तो वो एक्टिवली वर्किंग फार्मर्स होंगे, या ऐसा होगा कि कोई ना कोई घर पे होम क्लैश हुआ है, इसकी वजह से उसने गुस्से में आके तो सुसाइड की अटैम्प्ट किए, सही है। और इसमें जो सिम्टम्स होंगे या तो वो 1 घंटे के अंदर स्टार्ट हो गए तो एक्यूट, ठीक है। अगर 4 दिन के बाद स्टार्ट हुए तो इंटरमीडिएट, और अगर 4 हफ्ते या 3 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो डिलेड। अगर स्टार्टिंग में हुए तो भाई मेजर जो प्रॉब्लम आएगी वो सीवीएस की आएगी, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही होगी, और कोमा और अनकॉन्शियस कोमा में पेशेंट वगैरह, इस तरह की 3 चीज़ें मेजर प्रॉब्लमेटिक होंगी, सीवीएस, रेस्पिरेटरी और सीएनएस। इन 3 चीज़ों को आपने गौर करना है, और जो सिम्टम्स होंगे बड़े वेग किस्म के होते हैं, तो इसलिए डायग्नोसिस के लिए आपको हिस्ट्री ऑर्गेनोफॉस्फेट का कॉन्टैक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सही। और अगर पेशेंट क्रॉनिक पॉइजनिंग का है तो फिर आपके पास नॉर्मली जो प्रेजेंट करता है वो डिलेड न्यूरोपैथी के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, और डिले और जो एक्यूट सिम्टम होता है, एक्यूट सिंड्रोम होता है, उसमें हमेशा क्या मिलेगा? एक्यूट सिंड्रोम में जो होगा वो सीएनएस, सीवीएस और रेस्पिरेटरी, ये 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी डेडली होंगी। इंटरमीडिएट में चले जाएं तो आपके पास रेस्पिरेटरी फेलियर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स की वीकनेस हो रही होती है, मसल्स वीक हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली। और अगर डिलेड में चले जाओ तो डिलेड में इसमें नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट याद रखना। और डिलेड में चले जाएं तो डिलेड के अंदर आपके पास क्या मिलेगा? जो डिस्टल लिम्स होंगी वो वीक होंगी, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो रही होगी, जो पेशेंट जो है वो चल नहीं पा रहा होगा, टैक्सी गेट हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो सकता है, ब्रेस्ट ड्रॉप हो सकता है, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। और ये नॉर्मली क्या होगा? या तो हाई ओवरडोज का सीन हो जाए, या फिर
आपके पास पेशेंट है वो क्रॉनिक पॉइजनिंग का सीन है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। काफ़ी लंबा लेक्चर था एंड आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया है और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो एग्ज़ाम के लिहाज से अगर जो आपने पूरा लेक्चर सुन लिया है यहाँ तक, तो आई एम 100% श्योर कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का कोई भी केस आएगा ना, तो आप इजीली कर जाओगे।